नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 2 जुलाई 2024। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन किस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू कर दिया है? प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 आई के तहत, प्रोजेक्ट 76 के तहत, प्रोजेक्ट 78 के तहत। तो विकल्प हो जाएगा सी, प्रोजेक्ट 76 के तहत। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 1 वर्ष तक का समय लग सकता है इसको डेवलप करने के लिए, जिसके बाद परियोजना की जो मंजूरी मिलेगी उसके बाद सुरक्षा संबंधी जो कैबिनेट है वो इसके समक्ष रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो पारंपरिक रूप से पनडुब्बी है उसको डेवलप करना शुरू किया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा। वहीं 75 के बारे में डालेंगे, ये तो था P76 यानी प्रोजेक्ट 76 के तहत इसे डेवलप करने का जो अध्ययन है वो शुरू हो रहा है। और 75 क्या है इसके बारे में जानेंगे। 75 जो प्रोजेक्ट यानी कि जिसे P75 के नाम से जाना जाता है, इसके तहत 6 यानी कि 6 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों का स्वदेशी रूप से निर्माण शामिल है। इन पनडुब्बियों का निर्माण हो कहाँ रहा है? जो 75 के तहत 6 परमाणु पनडुब्बी है, इसका निर्माण हो रहा है मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के एक नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुंबई मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड, इसके तहत P75 के तहत 6 परमाणु पनडुब्बी का इलेक्ट्रिक डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का स्वदेशी रूप से निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत यानी कि जो P75 के तहत आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस बेला, 4 को 2017 से, ध्यान रखिएगा 2017 से 2021 के बीच में 4 जो इलेक्ट्रिक डीजल पनडुब्बियां हैं इनको भारतीय नेवी में, इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है, यानी कि इसे शामिल कर लिया गया है। 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। और जो 6वीं पनडुब्बी है वागसीर, इसका अभी समुद्री परीक्षण जारी है, यानी समुद्री परीक्षण इसका चल रहा है। वहीं प्रोजेक्ट 76 क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट 76 में पर्याप्त स्वदेशी सामग्री होगी, जिसमें हथियार, मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, वारफेयर सूट, मस्तूल और पेरिस्कोप शामिल होंगे। नौसेना के पास 30 वर्ष का पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है और P75 आई के बाद इसका इरादा है कि पारंपरिक पनडुब्बियों का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी तौर पर किया जाए। तो आइए और भी परमाणु पनडुब्बियों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि भारत के पास कितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं। तो भारत की जो इंडियन नेवी है इसके पास 16 परमाणु पनडुब्बियां हैं, पारंपरिक पारंपरिक पनडुब्बियां हैं। इसमें 7 रूसी किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं, रूसी किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं। उसके बाद जो 4 है जर्मन मूल की एच डी डब्ल्यू क्लास की पनडुब्बियां हैं। 5 फ्रांसीसी स्कॉर्पिन, 5 जो फ्रांसीसी है स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बियां है। भारत का पनडुब्बी बेड़ा 2 स्थानों पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछे जाने की संभावनाएं भी है। भारत का जो पनडुब्बी बेड़ा है 2 स्थानों पर रहता है। एक पूर्वी तट पर रहता है जो विशाखापत्तनम है, पूर्वी तट पर रहता है विशाखापत्तनम के पास। एक पश्चिमी तट पर रहता है, तो पश्चिमी तट पर कहाँ रहता है? पश्चिमी तट पर रहता है मुंबई के पास। 2 जगहों पर भारत का जो पनडुब्बी बेड़ा है वो हमेशा खड़ा किया जाता है। तो यही कलवरी क्लास की जो आईएनएस कलवरी प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 यानी कि 6 जो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं उसमें से सबसे पहली कौन है? कलवरी है। ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के दूसरे दौर का वित्त पोषण को मंजूरी दे दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो ये पैसा दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा, 1.5 बिलियन डॉलर तक दिया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व बैंक ने दूसरे दौर के वित्त पोषण को दिया है। तो पहला दौर कब दिया था? जून 2023 में, अभी 2024 चल रहा है, जून 2023 में विश्व बैंक ने प्रथम निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम जो कार्यक्रम है उसके विकास नीति संचालन के लिए
$1.5 बिलियन तक का भारत को दिया था, भारत सरकार को। अब ये दूसरे दौर का $1.5 बिलियन तक मंजूरी दे दी है। भारत वैश्विक स्तर पर जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में, जैसे कि जल विद्युत सहित जो बड़ी जल विद्युत परियोजना है, उसमें भारत का स्थान कैसा है? 4th स्थान पर विश्व में। विश्व में भारत का स्थान है, जल विद्युत परियोजनाओं में भारत का स्थान 4th है। वहीं अगर पवन ऊर्जा की बात किया जाए तो पवन ऊर्जा में भी भारत, यानी कि जो पवन ऊर्जा जो हवाओं से बिजली पैदा करता है भारत, विश्व में इसका स्थान 4th है। यानी कि जल विद्युत से भी चौथा स्थान है, पवन से भी चौथा स्थान है। वहीं सौर ऊर्जा की बात किया जाए तो सौर ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। सौर ऊर्जा से भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत में 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग 9.83% तक की उच्चतम वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जून 2024 में, ध्यान रखिएगा, जो विश्व आर्थिक मंच है, यानी कि जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। एक फैक्ट तो यही हो जाएगा कि जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया था, उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? भारत को स्थान दिया गया था 63वां। तो ये 2-3 फैक्ट है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आगे है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से, यानी कि जो ऑटोमेटेड रूट है, वहां भारत की जो एफडीआई है उसको कितना परसेंट कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। यानी कि 100% आप ऑटोमेटिक रूट से आप नवीकरणीय ऊर्जा में आप एफडीआई ला सकते हैं आसानी से। वहीं अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में पहली बार एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड का विचार भी प्रस्तावित किया था या रखा था। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस शहर में भारी बारिश के बाद सिरीफोर्ट संग्रहालय में पानी घुस जाने से 100 साल पुरानी, ध्यान रखिएगा, 100 साल पुरानी लघु चित्रकला क्षतिग्रस्त हो गया है, लघु चित्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो बेंगलुरु में, पुणे में, दिल्ली में, शिमला में। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प है सी, यानी कि नई दिल्ली में पानी भारी बारिश के कारण 100 साल पुराना जो लघु चित्र है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आइए लघु चित्रकला के बारे में थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। लघु चित्रकला कला की एक पारंपरिक शैली है, जिसे अक्सर पेंटिंग या लघु रूप में काम करना कहा जाता है या पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। कलाकार पशुओं के बाल होते हैं उससे ब्रश बनाते हैं, पशुओं के बाल के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्राकृतिक रंग होता है, जैसे वृक्ष के छाल, पेड़ पौधे, सब्जियों, जैसे जो प्राकृतिक रंग होता है, उस रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। भारत में प्रारंभिक लघु चित्रकला का इतिहास के अगर बारे में बात किया जाए तो 7वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसका साक्ष्य मिलता है कि भारत में जो लघु चित्रकला है वो प्रारंभ हुआ था 7वीं शताब्दी में, जब ये बंगाल के पाल शासकों के संरक्षण में फली फूली थी। बंगाल के पाल शासकों के संरक्षण में फली फूली थी। 7वीं शताब्दी में भारत में लघु चित्रकला का इतिहास मिलता है कि वहीं से प्रारंभ हुआ है। वहीं बौद्ध धर्म ग्रंथों के 3 चौड़ी ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों पर भी बौद्ध देवताओं और चित्रों का चित्रित भी देखने को मिला था। 3 इंच की ताड़ के पत्तों पर बनाई गई थी। वहीं 15वीं शताब्दी में फारसी प्रभाव के आगमन के कारण कागज ने ताड़ के पत्तों की जगह ले ली, यानी कि ताड़ के पत्ते हट गए और वहां पर कागज आ गए। शिकार के दृश्य, विभिन्न चेहरे के प्रकार, गहरे नीले और सुनहरे रंगों का उपयोग दिखने लगा लघु चित्रकला में। और भी जानते हैं जो मध्यकालीन भारत है उसमें लघु चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में जो लघु चित्रकला है उस पर वास्तव में मुगल शासन काल में ही ये बहुत ज्यादा फली फूली, यानी कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज्यादा इसका उद्घोष हुआ, मतलब बहुत ज्यादा फली फूली। इसका एक समृद्ध इतिहास भी बन गया था। वहीं मुगल काल में जब औरंगजेब का शासन आया था तो उसने संरक्षण नहीं दिया, लघु चित्रकला का संरक्षण नहीं दिया। इसके कारण मुगल लघु चित्रकला में जो निपुणता थी वो उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू किया। वो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में जाना शुरू की, अन्य रियासतों में जाना शुरू कर दी, जैसे राजपूत स्कूल है उसमें जाना शुरू कर दी,
तो उससे जो राजपूत साम्राज्य है उससे जुड़ गई, जिनमें मेवाड़, मारवाड़ हो गया, जयपुर हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, किशनगढ़ आदि शैलियों से मिक्स होके क्षेत्रीय शैलियों में विभाजित हो गई। वहीं पहाड़ी स्कूलों में गई, पहाड़ी चित्रकला में कई अलग अलग या शैलियां शामिल इसमें हो गई, जैसे गुलेर, कांगड़ा, चंबा, बसोली और मंडी, ये सब चित्रकलाएं इसमें शामिल हो गई। आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिकों को कीटों द्वारा समूचे महासागर को पार करने का पहला साक्ष्य मिला है। पहला साक्ष्य मिला है कि कीट पूरे महासागर को पार कर गए। जहां पेंटेड लेडी तितलियां किस महासागर को पार करके 4200 किलोमीटर की यात्रा की है। ध्यान रखिएगा, जो पेंटेड लेडी तितलियां हैं 4200 किलोमीटर की यात्रा करके एक महासागर को ही पार कर दी है। वो अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, भूमध्य सागर है। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर को पार करके ये अफ्रीका महाद्वीप से ट्रेवल करके जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है वहां पर पहुंच गई थी, यानी अटलांटिक महासागर को पार करके लगभग 4200 किलोमीटर की यात्रा की है तितलियां। ये पहला साक्ष्य मिला है कि तितलियां इतना ज्यादा लंबी दूरी तय कर ली है। अगर ये फैमिली की बात किया जाए तो जो पेंटेड लेडी तितलियां हैं ये निम्फैलिड्स फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसका स्पैन रेंज जो होता है 50 से 56 mm तक इसका स्पैन रेंज होता है। अगर इसके वितरण की बात किया जाए तो सभी प्रकार की जो तितलियां हैं ये सबसे व्यापक रूप में फैली हुई तितलियों में से एक है, जो अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर हर महाद्वीप में मिलती है। बहुत ज्यादा खतरा इन पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस यानी दिमाग खाने वाला जो अमीबा है इसके खिलाफ चेतावनी जारी की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और केरल। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि केरल। केरल में अभी एक चेतावनी जारी की गई है अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस को लेकर। तो यह है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो मेनिंगो एंसेफेलाइटिस है ये आमतौर पर इसे कहा जाता है जो मस्तिष्क का सूजन है, यानी जो मस्तिष्क है उसमें सूजन आ जाता है, उसी को मेनिंगो एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ये फैलता कैसे है? यह एक संक्रामक तंत्रिका से संबंधित एक रोग है। ये अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस एक नेग्लेरिया, ध्यान रखिएगा, एक नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण ये फैलता है, जिसे दिमाग खाने वाला अमीबा के नाम से जाने जाते हैं। इसको दिमाग खाने वाले अमीबा के नाम से जाने जाते हैं। ये मिलते कहाँ हैं? झीलों और नदियों जैसे जो ताजे गर्म पानी है उसमें रहते हैं। ये नाक से इंटर करते हैं और मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। यहाँ मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देते हैं और मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक है। मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देते हैं। इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है? इसके लक्षण हैं सिर में दर्द होना, बुखार होना, मछली होना, उल्टी होना, मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना और दौरे जैसे घातक समस्याएं शामिल है। इससे उपाय क्या कर सकते हैं? ताजे पानी में जो कूदते हैं, गोता लगाते हैं, उससे पहले आप अपने नाक को कपड़ों से ढक लीजिए। क्लिप भी पहन सकते हैं नाक में। गर्म पानी के झरनों में आप अपना सिर हमेशा पानी के ऊपर रखें, नीचे न रखें। उतले पानी जैसे कि जो स्थिर पानी या रुका हुआ पानी है उसमें कभी भी न कूदे, छलांग न लगाएं। ये सब सावधानियां हैं। केरल में ये बहुत ज्यादा फैल रही है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, वन प्रबंधन मंत्रालय द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प है ए, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, 56 करोड़ रुपए की मंजूरी इन्हें मिली है ताकि इनके आवास को संरक्षण और इनका जो प्रजनन केंद्र है इसको संरक्षण किया जाए। इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो आर्टियोटिस नाइग्रेसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इसके माथे पर काले मुकुट पर पीली गर्दन, यहाँ पे देखिए जो पीली गर्दन है, माथे पर जो काला टीका है, काला टीका कह सकते हैं या काला मुकुट कह सकते हैं। सिर के विपरीत होने से आसानी से ये पहचाना जा सकता है। यहाँ पर देखिए इसका जो सिर के विपरीत में काला टीका यहाँ पर दिख रहा है। फिर शरीर भूरा होता है और पंख काले होते हैं, भूरे होते हैं, स्लेटी रंग के होते हैं। यहाँ पर देखिए स्लेटी रंग का कलर होता है। राजस्थान का इसे राज्य पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने किसे भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है? चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, रघुराम राजन, कपिल सिब्बल, श्रीनिवास रेड्डी। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी।
इन्हें ही अगला भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के द्वारा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे। ये किसका स्थान लिया है? ये जो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो है उसका स्थान लिया है। इसका कार्य क्या है? जैसे कि भारत सरकार के अंदर जो भी राजपत्र अधिसूचना में निर्दिष्ट संस्थान है उसके बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, सेवा का विस्तार और समाप्ति के बारे में जो सिफारिश करता है वो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ये इनका उद्देश्य है कि संस्थानों के भीतर जो कार्मिक प्रबंधन है उसको मामलों को सलाह देना। इनका विजन होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो वित्तीय संस्थान है और जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बीमा कंपनियां हैं उनके बोर्ड के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की खोज करना, चयन करना, ताकि ये वित्तीय संस्थान आसानी से अपना काम कर सके। और भी जानते हैं एक फैक्ट के बारे में। एक मिशन इंद्रधनुष था फैक्ट, जो 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक होते हैं, उनके पुनरुद्धार करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो एनपीए है उसको एड्रेस करना। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होता है, एसेट होता है। ये होता क्या है? जैसे कि बैंक के द्वारा किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को लोन दे दिया जाता है, किसी भी कंपनी को लोन दे दिया जाता है। ये कंपनी न तो परफॉर्मेंस अच्छा कर पाती है सॉरी न ही इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है ये दे पाती है, न ही उसका मूल यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है चुका पाती है। ये जो पैसा होता है तो बैंक के पास भी वापस नहीं आता है, इसका ब्याज भी नहीं मिलता है, तो यही पैसा बन जाता है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बन जाता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को फिर से वापस लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया गया था 2015 में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलकों से सुपर कैपेसिटर्स निर्माण के लिए उपयुक्त सक्रिय कार्बन बनाने की विधि विकसित की है? तमिलनाडु के, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि केरल के वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलके से एक कार्बन विकसित किया है। इस कार्बन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सुपर कैपेसिटर के निर्माण के लिए। और भी इसके बारे में थोड़ा सा फैक्टर जानते हैं। जो आदर्श सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड सामग्री होती है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि जो कैपेसिटर्स होता है इसकी धारिता अधिक होती है सुपर कैपेसिटर की, जो पारंपरिक कैपेसिटर हो उसके तुलना में। जो ऊर्जा भंडारण क्षमता होती है इसके अंदर अधिक होती है। ये टिकाऊ भी होता है, ऊर्जा को अधिक समय तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो सुपर कैपेसिटर तो इसमें हुआ क्या है, शोधकर्ताओं ने किया गया है, जैसे कि नारियल के छिलके से इन्होंने कार्बन बना लिए। इस कार्बन का इस्तेमाल यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं? जो सुपर कैपेसिटर्स है उसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सुपर कैपेसिटर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि जो नारियल के छिलके से जो कार्बन बनाया गया है इससे जो कैपेसिटर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो पारंपरिक तौर से कैपेसिटर होता है इसके तुलना में ये 4 गुना अधिक कुशलता से कार्य कर रहा है, 4 गुना अधिक कुशलता से कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, केरल के शोधकर्ताओं द्वारा ये बनाया गया है। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस नंबर के सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है? 25वें, 30वें, 32वें, 35वें। तो विकल्प आपका बी है, यानी कि 30वें नंबर के ये जनरल बन गए हैं। ये स्थान किसका ले रहे हैं? जनरल मनोज पांडे का स्थान ले रहे हैं। थोड़ा सा और भी जानेंगे भारत में जो थल सेना अध्यक्ष है उसके बारे में। भारतीय सेना की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जो थल सेना अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है इसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके अंदर जो 4 स्टार इन्हें दिया जाता है, 4 स्टार के जनरल अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है वरिष्ठता के आधार पर होती है, अनुभव और पद के लिए उपयुक्त आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, या 62 वर्ष। अगर 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो रिटायर हो जाएंगे, या 3 साल से पहले अगर इनकी उम्र 62 वर्ष आ जाती है तो ये रिटायर हो जाएंगे, यानी 62 वर्ष से अधिक उम्र तक नहीं रहेंगे और 3 वर्ष से अधिक इनका कार्यकाल नहीं होगा। इनका कार्य क्या है? पूरी भारतीय सेना का कमान
और नियंत्रण रखना, और अपने जो अभियान है, जितने भी अभियान, सैन्य अभियान चलाए जाते हैं, उस पर ये कंट्रोल रखते हैं, उसे गाइड भी करते हैं। कुछ सेना के अधिकारियों का रैंक है, उसके बारे में समझ लेते हैं। जो इंडियन आर्मी होती है, इसमें जो फील्ड मार्शल होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वहीं इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट्स होता है। इंडियन एयर फोर्स में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स होता है, जिसके पास 5 स्टार्स होते हैं। दूसरे नंबर पर जनरल होता है इंडियन आर्मी में। वहीं इंडियन नेवी में एडमिरल्स होता है, और इंडियन एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल होता है, जिसे 4 स्टार दिया जाता है। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल होता है। फिर इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल्स होता है। एयर फोर्स में एयर मार्शल होता है, जिसे ट्रिपल स्टार दिया जाता है। फिर मेजर जनरल होता है आर्मी में। फिर रियर एडमिरल होता है नेवी में। फिर एयर फोर्स में होता है एयर वाइस मार्शल होता है, जिसे डबल स्टार दिया जाता है। फिर ब्रिगेडियर्स होता है आर्मी में। ये होता है कमोडोर्स होता है, और एयर कमोडोर्स होता है एयर फोर्स में, जिसे 1 स्टार दिया जाता है। उसके बाद कॉलोनल्स होते हैं आर्मी में। कैप्टन्स होते हैं इंडियन नेवी में। ग्रुप कैप्टन होते हैं एयर फोर्स में। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट्स कॉर्नेल्स होते हैं। फिर कमांडर्स होते हैं नेवी में। फिर उसके बाद विंग कमांडर्स होते हैं एयर फोर्स में। मेजर होते हैं आर्मी में। लेफ्टिनेंट्स कमांडर्स होते हैं नेवी में। स्क्वाड्रंस लीडर्स होते हैं एयर फोर्स में। फिर उसके बाद कैप्टन्स होते हैं आर्मी में। लेफ्टिनेंट्स होते हैं इंडियन नेवी में। फ्लाइट्स लेफ्टिनेंट्स होते हैं एयर फोर्स में। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट्स होते हैं, फिर सब लेफ्टिनेंट्स होते हैं नेवी में। फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं एयर फोर्स में। ये बराबर के पद वाले हैं। तीनों का कंपैरिजन था, किसको कितना स्टार दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है न्यूज़ है। थैंक यू।